नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे हर्ष के बारे में। अब हर्ष कोई किसी बच्चे का, किसी लड़के का, किसी का ऐसा नाम नहीं है। एक अपने भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए हर्षवर्धन, जिनको अंतिम हिंदू सम्राट भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं रहा। ठीक है, बीच में एक दो जो राजा हैं उनके बारे में कही जाता, लेकिन वो वैलिड नहीं थे, यानी कि वैधानिक नहीं थे। जैसे बीच में पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली के शासक बने। ठीक है, उनका भी पूरे भारत पर एक तरीके से शासन हुआ, लेकिन वो क्षणिक था, कुछ टाइम के लिए था। ठीक है, और उसके अलावा एक हम पढ़ते हैं अकबर के टाइम पर हेमू नाम से एक शासक हुए थे, वो भी दिल्ली के शासक बने थे, लेकिन उनका भी साम्राज्य लंबा नहीं चल पाया था। ठीक है, अब हर्ष के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य हमने पढ़ लिया कि महान साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद में यानी कि कोई भी साम्राज्य बन रहे हैं 150 साल तक, 100 साल तक, 250 साल तक ऐसे चल रहे हैं, उसके बाद में उनका पतन होता जा रहा है। यानी क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रत्येक शासक ही कोई महान हो, शक्तिशाली हो या फिर ज़्यादा पराक्रमी हो, कोई उसमें कमज़ोर शासक भी होते हैं, वो और जो अन्य साम्राज्य हैं उनसे पराजित होकर के नए नए साम्राज्यों का प्रादुर्भाव होता रहता है, नए नए साम्राज्य उभरते रहते हैं। ठीक है, अब हर्ष के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम, 6ठी सदी में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, विघटन हो गया, उसके बाद में थानेश्वर नामक स्थान पड़ता है मध्य भारत में। थानेश्वर का एक पुष्यभूति वंश था जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली साबित हुआ। ठीक है, वो संस्थापक कौन थे? इसके पुष्यभूति थे, और ये वैश्य जाति से रिलेटेड थे। जिस प्रकार से गुप्त साम्राज्य वैश्य जाति से रिलेटेड था, उसी प्रकार से हर्ष का जो ये पुष्यभूति वंश है, ये भी किससे रिलेटेड है? वैश्य जाति से। ठीक है, ये गुप्तों के सामंत थे। यानी आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे सारे साम्राज्यों में, जो लोग इनके सेनापति हैं, सामंत हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग बाद में क्या कर रहे हैं? इनको इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर आक्रमण करके इनके साम्राज्यों के ऊपर इनके साम्राज्यों को हत्या रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें चली आ रही पूरे इतिहास में। आप कितना भी इतिहास में आगे पहुंच जाए, सिर्फ यही नहीं, भारत के इतिहास में नहीं, आप विश्व के किसी भी सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी कॉमन। ठीक है, थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश है उसकी वंशावली जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले नरवर्धन नामक शासक हुए, फिर राज्यवर्धन प्रथम हुए, आदित्यवर्धन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, फिर नरसिंह बालादित्य हुए। उनके 2 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। 2 पुत्रों में एक राज्यवर्धन सेकंड, एक हर्षवर्धन हुआ, और इनकी बेटी हुई थी राजश्री, जिसको मौखरी रानी भी कहा गया। ठीक है, पुत्री का विवाह किससे हुआ? बल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ। ठीक है, उसके पश्चात में एक धारासेन चतुर्थ हुआ, जो कहा था बल्लभी का था। ठीक है, इस प्रकार से जो पुष्यभूति वंश है ये चला। प्रभाकर वर्धन की जो रानी थी यशोमती, उसके 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष का जो पूरा नाम है वो है हर्षवर्धन। उसकी एक पुत्री हुई राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ में। ठीक है, अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको दिख जाएगा क्लियर, ये जो पूरा सराउंडिंग दिख रहा है, ये पूरा हर्ष का साम्राज्य था। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर बंगाल और कुछ उड़ीसा का भाग, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भाग, कुछ गुजरात का, राजस्थान का, इस उत्तर प्रदेश का, यानी पूरा बीच का जो मध्य उत्तर भारत था, जो विंध्याचल से ऊपर का भाग था, ये पूरा किसके अंडर में है? हर्षवर्धन का काल में है। ठीक है, हर्षवर्धन में इसने अपने क्या राज इसका जो भाई था राज्यवर्धन, 2 भाई थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। राज्यवर्धन पहले गद्दी पर बैठा, उसकी हत्या किसने कर दी? शशांक था एक बंगाल का गौड़ शासक। गौड़ वंश हुआ करता था, गौड़ वंश की समाप्ति के पश्चात वहाँ पर हुआ पाल। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको वंशावली बताता चलूँगा कौन से स्थान पर किसका शासन है। ओके, तो शशांक जो शासक था बंगाल का, ठीक है, गौड़ वंश से ताल्लुक़ रखता था, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये सारी चीज़ें इनमें आपस में चलती रहती थी, लड़ाइयाँ होती थी, आक्रमण होते थे, किसी की हत्या करके उस राज्य पर कब्जा कर लेना, ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु है, उसकी अवस्था में कौन शासक बन रहा है? हर्षवर्धन शासक बन रहा है। हर्ष हिंसांग आया था इसके काल में। जैसे भारत के इतिहास में जो 2-3 जो इतिहासकार हैं, जो यात्रियों के विवरण मिलते हैं, जो विदेशी यात्री थे,
उनमें फाहियान हुआ, हेनसांग हुआ, इत्सिंग हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फिर अल बरूनी है, अल मसूदी है, मार्को पोलो है, सुलेमान है, ऐसी अनेकों यात्रा वृत्तांत हमें मिलते हैं अनेक विभिन्न काल में। फाहियान हम पढ़ चुके, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड के टाइम पे गुप्त साम्राज्य में आया था वो, ठीक है। लेकिन जो हेनसांग है वो कब आया? हर्ष के टाइम पर, 6ठी शताब्दी में। हर्ष को क्या बोला उसने? सलादित्य नाम से संबोधित किया है। राजाओं के अनेकों नाम हुआ करते थे, दरबारी अपने हिसाब से नए नाम रख देते थे और नई नई उपाधियां धारण कर लेते थे, ठीक है। कोई महाराज इधराज है, कोई परम भट्टारक है, कोई परम महाराज है, इन अनेकों प्रकार की उपाधियां वो लोग अपने आप धारण कर लेते थे। तो हर्ष की जो उपाधियां वो है परम भट्टारक, महाराज अधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर। सार्वभौम का मतलब मतलब जिसको सभी ने मान्यता दे दी हो, ठीक है, यूनिवर्सल। जिस प्रकार से भगवान होता है ना, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, भगवान है कि एक भगवान है। अब वो कैसा है कैसा नहीं है वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस प्रकार से इसकी जो उपाधि है वो भी रख दी सार्वभौम, कि भाई ये तो है, इसको किसी कोई मानो चाहे मत मानो, लेकिन इसकी उपस्थिति यहाँ पर है। इस प्रकार से हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ओके। हर्ष के शासनकाल का जो आरंभिक इतिहास है वो बाण भट्ट ने अपनी एक रचना थी हर्षचरित। हर्षचरित में उसकी यानी ऑटोबायोग्राफी हो गई, उसमें क्या उसने सारी चीजें लिख दी। कन्नौज की किलेबंदी का उल्लेख है। कन्नौज एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। जब ये अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें हम राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण के थे, प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार वाला जो एरिया था गुजरात वाला, वहाँ के थे, और जो पाल शासक थे बंगाल के, जो गौड़ शासकों को पराजित करके बने थे वहाँ पे, ठीक है। इनका संघर्ष चला है और कम से कम 2 सदी तक संघर्ष चला है, 200 साल तक। और वो किस लिए हुआ है? वो हुआ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कन्नौज उस टाइम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो राजनीतिक कंडीशन थी, भौगोलिक परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था कि उस पर जिसका कब्जा हो जाए यानी वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उनका संघर्ष इस पर चला, ठीक है। चीन यात्री हेनसांग ने ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और 15 वर्ष तक क्या रहा? भारत में रहा। 629 में वो आया था, ठीक है, और 643-44 तक वो इधर रहा। ओके। हर्ष सूर्य और शिव का उपासक था और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया, ठीक है। कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत में उसका पूरा राज्य विस्तृत था। विंध्याचल से ऊपर के ज्यादातर ये भाग होते थे। दक्षिण वालों का कुछ अलग ही मैटर था, क्योंकि दक्षिण के साम्राज्य को जीतने के पश्चात में उत्तरी भारतीय जो साम्राज्य थे ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं कर पाए, जीतते थे वापस आ जाते थे, क्योंकि उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दोनों तरफ समुद्र है, नीचे अपने राज्य स्थापित कर रखे, तो वो अपनी सेना बहुत मजबूत रखते थे कि यानी बाहर के लोग हम पर इन्वेड नहीं कर सके, और वो आपस में चावल कुछ कर ले, लेकिन बाहर के लोग उन पर ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाते थे, ठीक है। हर्ष के जो उल्लेखनीय कार्य हैं वो क्या है? इनकी जो व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक है। अपने देश में आज लोकतंत्र है, लेकिन इनके टाइम पर राजतंत्र ही चलता था। हेनसांग ने 4 प्रकार के करों का और ताम्रपत्र जो वहां के मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, उनमें 3 प्रकार के करों का उल्लेख है। हेनसांग ने इसकी जो सेना है उसको चतुरंगनी सेना कहा, यानी इसकी बहुत महान और बड़ी सेना थी, उसको चतुरंगनी सेना कहा। उसके 4 भाग थे, ठीक है। इस प्रकार से नालंदा की जो मुद्रा है उस पर श्री हर्ष नाम उल्लेख मिलता है। माहेश्वर, सार्वभौम, महाराज अधिराज की उपाधियां हैं जो कि मुद्राओं पर प्राप्त हुई हैं। हिंसांग के अनुसार कश्मीर ने हर्ष में गौतम बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संगाराम में क्या किया? स्थापित किया। नालंदा सबसे विख्यात केंद्र था। विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हुआ करते थे। भरण पोषण के लिए 100 गांव के राजस्व, जो 100 आसपास के गांव थे उनके राजस्व से उसका क्या होता था? भरण पोषण होता था। उनके जो भी खर्चे थे, मेंटेनेंस था, वो सारा किससे होता था? जो आसपास के 100 गांव हैं उनका जो भी टैक्स कलेक्शन आ रहा है, जो भी भूमि कर आ रहा है या कृषि कर आ रहा है, उससे उनकी व्यवस्थाएं होती थी, क्योंकि इसमें काफी बाहर बाहर के लोग पढ़ते थे और यहाँ पर आवासीय विश्वविद्यालय था, एक तरीके से हॉस्टल सुविधा थी यहाँ। हर्ष को 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में माना जाता है। इसने खुद ने 3 नाटकों की रचना करी है, ठीक है। जैसे गुप्त काल में कालिदास हुआ था, उसने कई नाटकों की रचना करी, यानी कि एक ऐसा काल था साहित्यिक रूप से कि इसमें अनेक बड़ी बड़ी रचनाएं हुई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। आज भी जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, कालिदास के मेघदूत वगैरह, इन पे प्लेज होते हैं। अगर आप थिएटर में रुचि रखते हैं तो आपको ये चीजें जानकारी होंगी, ठीक है। हेनसांग ने अपना जो ग्रंथ लिखा है सीयू की, ठीक है, उसमें अपने जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा है, और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है।
क्योंकि उसके टाइम में वो 15 साल तक रहा, उसने जो वर्णन किया भारत का, वो अपने आप में एक अनूठा था। इसलिए उसको जितने भी यात्री आए उनका क्या बोल दिया है, राजकुमार। ओके, तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया क्या, हर्ष का साम्राज्य। जो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश थे, उसमें सबसे जो शक्तिशाली और महान शासक हुआ वो हर्ष हुआ। उसका पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल हुआ, ठीक है, लेकिन इसका भी पतन हो गया। इसके बाद के जो शासक थे वो कमजोर हुए, ठीक है। तो इनके वहां पर कई प्रकार के वंश आ गए। आयुध आयुध नामक एक वंश था, वो प्रचलित हो गया, और भी आसपास में छोटे छोटे वंश थे, वो लोग उस पर कब्जा करने लगे। फिर जब तीन राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीन शक्तियों के जब आपस में संघर्ष होते हैं, तो एक कभी प्रतिहार शासक उस पर कब्जा कर रहे हैं, कभी पाल कर रहे हैं, कभी राष्ट्रकूट कर रहे हैं। ये काफी टाइम तक चला, और स्टेबिलिटी उसमें प्रतिहारों ने दी। प्रतिहारों ने काफी टाइम तक वहां पर शासन किया। लेकिन प्रतिहारों के अंदर भी कुछ शाखाएं विभक्त हो गई, जैसे चंदेल शासक हो गए, गढ़वाल हो गए, चौहान हो गए, यानी वो उनके सामंत हुआ करते थे। तो उन लोगों में वो एरिया पूरा बट गया, ठीक है। अब जो हम नया पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं इन तीन वंशों के बारे में, ठीक है। उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का जो काल है, वो बहुत एक तरीके से संघर्ष वाला, लड़ाई झगड़े वाला टाइम रहा। इसमें कौन कौन से वो हैं, वंश हैं, पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है, ठीक है। राष्ट्रकूट का जो है वो कर्नाटक यानी विंध्याचल से नीचे वाला भाग, गुजरात के इधर वाला, यानी एक तरीके से कर्नाटक महाराष्ट्र वाले से लेकर विंध्याचल तक का पूरा भाग इनके पास था। फिर ऊपर गुर्जर प्रतिहार में गुजरात का, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, वो भी अंडर में आ रहा है। फिर उधर से जो पाल शासक है, उनके पास में उड़ीसा है, कुछ बिहार का भाग है, बंगाल है, यानी एक उनके रीजन वो आ रहा है, ठीक है। अब ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, गंगा के जो मैदान है, कन्नौज कहाँ पर है, गंगा पर है। सबसे बड़ी चीज क्या थी कन्नौज, मैं अभी आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ थोड़ा। पाल शासकों में गोपाल ने इसकी स्थापना करी 750 में। उसके बाद धर्मपाल हुआ, देवपाल हुआ, विग्रहपाल हुआ, नारायणपाल, महिपाल हुआ। यहाँ तक महत्वपूर्ण है महिपाल तक। उसके बाद में शासक कमजोर हुए। प्रतिहारों में नागवट प्रथम महत्वपूर्ण है, वत्सराज महत्वपूर्ण है, नागवट सेकंड, मेहर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, यानी इसमें जो भी राजा हुए, जो इसमें वंशावली है, ये सारे बहुत शक्तिशाली शासक हुए, ठीक है। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग ने स्थापना करी है, कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, ध्रुव के जो, हाँ, ध्रुव ने किसको पराजित किया था, प्रतिहारों को पराजित किया था। फिर गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय है। यहाँ तक इंद्र तृतीय तक इनका संघर्ष किसके लिए चल रहा है, कन्नौज के लिए चल रहा है। ओके, अब देखते हैं हम कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो मतलब क्या क्या है, उसमें क्यों लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं। तीन शक्तियों में हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। 200 साल तक संघर्ष चला, लगभग 2 सदी तक। 6 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक कौन थे, ध्रुव, इन तीनों ने भाग लिया। अंतिम चरण में देवपाल, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण, प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम, इनसे भाग लिया। और त्रिपक्षीय जो परिणाम थे उसमें कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन हो गया, और लगभग 100 साल तक, 100 सवा 100 साल तक प्रतिहारों ने कन्नौज पर शासन किया। यानी उत्तर भारत का पूरा कंट्रोल किसके पास में रहा, इनके पास में। अब जो इसकी भौगोलिक कंडीशन है, आप मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, ये हो गया आपका कन्नौज, ठीक है। अब इस कन्नौज पर होके गंगा नदी निकल रही है अपनी, जो कि इस प्रकार से समुद्र में गिरती है। एक इधर से यमुना नदी निकलती है, जो कि इधर बिहार में आकर के मिलती, हाँ सॉरी, जो इधर से गंगा नदी, यमुना नदी निकली, और जो आपको यूपी में इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है, किसमें, गंगा में, ठीक है। ये इधर इनका संगम हो गया। इसके अलावा कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं, कुछ गंगा की सहायक नदियां, इस प्रकार से चलता है। अब ये जो पूरा एरिया है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, उत्तर भारत के मैदान कहा जाता है इनको, यानी कि जो उपजाऊ भाग है, यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, पशुपालकों के लिए भी एक बड़े मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ से एक मार्ग निकलता था यहाँ से, उत्तरापथ बोलते थे उसको, यानी कि उत्तर के भाग हिंदू कुश की तरफ, पाकिस्तान के ऊपर वाले एरिया में अफगानिस्तान की तरफ जो रास्ता जाता था, कहां से, बंगाल से। बाद में चल करके ये जीटी रोड बना, सड़क आजम बना। सड़क आजम किसने बनवाई, सड़क आजम, जिसको आजम जीटी रोड भी बोलते हैं, ठीक है। सड़क आजम बनवाई थी शेरशाह सूरी ने,
यानी कि जो भारत का, जो पूर्वी भारत है, इसका जो भी व्यापार हो रहा है कहाँ से, मध्य एशिया से या फिर कहीं से भी, तो उसके लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस मार्ग पे कोई भी शासक राज कर रहा होगा, कोई भी साम्राज्य होगा, वो उससे क्या लेगा, टैक्स लेगा, यानी कि उनकी चुंगी काटेगा। तो टैक्स कलेक्शन का काम यहाँ पर हो गया, एक तरीके से टोल नाके हैं इनके पास में। तो इनके पास में ये बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। सीधी सी बात है, जहाँ पर पैसा होगा वहाँ के लिए तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी होंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी सिर्फ भारत को लूटने के लिए तो इतने साल तक राज किया था, 200 साल तक वहाँ पे क्यों हमसे जूझे वो, इसलिए जूझे थे क्योंकि यहाँ पर पैसा था। जब तक वो पैसा खींचते रहे, उन्होंने खींचा, जब कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया बिल्कुल भारत की, भाई तो हमने भारत को स्वतंत्र कर दिया है। तो इस तरीके से ही चीज़ें चलती आ रही हैं। अब गुर्जर प्रतिहार हैं, वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, इधर से राष्ट्रकूट हैं, ये अटैक कर रहे हैं, और इधर से जो पाल हैं ये भी यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक आयुध वंश चलता था, आयुध वंश। ठीक है। उसमें एक इंद्रायुध करके शासक थे। अब यहां से जो वत्सराज हैं, ठीक है, यहां से वत्सराज क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, किस पर, कन्नौज पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उसको जीत लिया। अब जीतने के बाद में जो इंद्रायुध है, अब सीधी सी बात है, जीतने के बाद में नतमस्तक हो गया, उसने हाथ जोड़ दिए कि महाराज आप ही मेरे सब कुछ हो, अन्नदाता हो, आप आदेश करो क्या करना है मुझे। अब मेरी तेरे लिए आदेश ये है कि तू यहाँ पर राज कर, और सारा माल मनी उधर ट्रांसफर कर, कहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार में, गुजरात में ट्रांसफर कर, कि ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। अब ये यहाँ का शासक बन गया इंद्रायुध। अब दूसरे जो ये लोग हैं, अब इनके लिए तो कुछ वो काम करेगा नहीं। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको लगा भाई बत्सराज ने तो अटैक करके जीत लिया, कन्नौज पे उसका अधिकार हो गया, वो तो माला माल हो जाएगा। अब साहब धर्मपाल जी चल दिए इधर से लड़ने के लिए। धर्मपाल जी ने अपनी सेना तैयार करी और साहब इधर चल दिए लड़ने के लिए। अब पता लगा जैसे ही किसको, इंद्रायुध को, कि भाई अटैक होने वाला है धर्मपाल की ओर से, उसने अपने आका को फोन करे था तुरंत, बत्सराज जी ऐसे ऐसे मामला है, लड़ाई होने वाली है और वहां से सेना चल दी है, बिल्डिंग तैयार करो फटाफट। इधर से बत्सराज ने अपनी सेना निकाली। ठीक है। इनका यहाँ पर मध्य में आकर के एक भीषण युद्ध हुआ, और इसमें कौन पराजित हुआ, पाल शासक धर्मपाल। ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब उसने पालों को पराजित कर दिया, यानी इन लोगों की अब हिम्मत नहीं डराने की, इसका पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। अब आते हैं इधर से सब ध्रुव जी आते हैं। अब ये फुल कॉन्फिडेंस में बत्सराज, कि भाई हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। बत्सराज फुल कॉन्फिडेंस में, इनकी दोबारा इनकी लड़ाई होती है राष्ट्रकूटों की और प्रतिहारों की। इनके क्या साम्राज्य एक दूसरे से लगे हुए भी हैं, तो इनको ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ी, इनके आसपास में लड़ाई होती हैं। और कौन पराजित हो जाता है, अब बत्सराज पराजित हो जाता है। अब बत्सराज पराजित है, यानी कि उसका कन्नौज पर अधिकार नहीं रहा। अब अधिकार किसका हो गया, ध्रुव का। अब ध्रुव ने यहाँ का जो शासक है वो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर इसने बैठा दिया चक्रायुध को। ठीक है। यानी भी तू भाई मेरे हिसाब से काम कर। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम चरण संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में धर्मपाल ने क्या कर दिया, उसको चक्रायुध को शासक नियुक्त कर दिया। यानी इनकी कई बार कभी कोई सा जीत रहा, कभी कोई सा जीत रहा, इस प्रकार से लड़ाइयां होती रही हैं। लेकिन जब मिहिर भोज यहाँ पर आ जाएगा, मिहिर भोज यहाँ पर आ जाएगा, उसकी जो लड़ाइयां हैं वो निर्णायक हैं, और उसने पूरे एरिया पर, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से पूरे एरिया पर पूरा कंट्रोल अपना कर लिया। ठीक है। किसने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज का मैं आपको दिखा दूंगा मैप। यानी कि 6 चरणों के बाद में जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि पूरे जो उत्तर भारत है, इस पर किसका कंट्रोल हो गया है, मिहिर भोज सम्राट का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाल शासकों के बारे में, कि पाल शासक कौन कौन हुए, कैसे कैसे हुए। बंगाल में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था थी, परेशान थी जनता। सरदारों ने मिलकर गोपाल को अपना शासक नियुक्त कर दिया। अब जो गोपाल, जनता परेशान क्यों, क्योंकि वहां पर पहले चलता था मत्स्य शासन चलता था। यानी इस उनकी जो राजा चुनने की सिस्टम था ना, वो सबसे निराला था, बहुत ही अलग था। ठीक है। मत्स्य कानून चलता था वहां पे। तो उससे क्या, जनता दुखी हो चुकी थी, वो किसी को भी राजा बना रहे थे, कैसे भी करके जनता को त्रस्त कर रहे थे, जो गौड़ शासक थे। ठीक है। तो गौड़ शासक को वहां पराजित करके ये लोग क्या बन गए, वहां के राजा बन गए, गोपाल उसका शासक बन गया। ठीक है। पूरे बंगाल का शासक उसे स्वीकार कर लिया गया। पाल साम्राज्य की स्थापना कर दी 750 ईस्वी में। तिब्बती लामा के अनुसार गोपाल ने एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। उस साइड के जो शासक थे, जो कि मगध साम्राज्य से मिले हुए वाला जो क्षेत्र था, वहां पर बौद्ध धर्म अब भी प्रचलित था। ठीक है। गोपाल शासक बना,
उसे भी मत्स्य न्याय कहा गया, लेकिन उन लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। धर्मपाल 777 से 810 ईस्वी तक राजा रहा, गोपाल का पुत्र था और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को इसने क्या किया, पराजित किया था और अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, इसने एक बार उसको पराजित कर लिया है पहले, उसके पश्चात किसने किया है, वत्सराज ने। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल है, उसने धर्मपाल को क्या कहा, उत्तरापथ स्वामी। मैंने अभी जो आपको मार्ग बताया था, जो उत्तरापथ मार्ग है, उत्तरापथ मार्ग है, जो कि किस लिए काम हो रहा है, एक तरीके से यानी बिजनेस मार्ग के रूप में यूज हो रहा है, और वो जिन जिन राज्यों से होकर निकल रहा है उन पर लोग क्या चाह रहे हैं, अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए युद्ध हुई है, इसलिए युद्ध हो रहा है कन्नौज वाला। तो उत्तरापथ स्वामी उत्तरापथ पे किसका कंट्रोल है, धर्मपाल का, इसलिए वो क्या बोल दिया है, किसमें, कवि सोडल था गुजराती, उसने इसको बोल दिया उत्तरापथ स्वामी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी और नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसका क्या करवाया, पुनरुद्धार करवाया। नालंदा के व्यय के लिए 200 गांव राजस्व में दे दिए। ठीक है, राष्ट्रकूट हर्ष ने कितने दे रखे थे, 100 गांव, अब इसने कितने दे दिए, 200। ठीक है, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट जो शासक है राजा ध्रुव, उससे पराजित हो गया धर्मपाल, यानी कि तीसरे चरण में ये प्रक्रिया हुई है कि जो धर्मपाल है उससे पराजित हो गया है। उसके नेक्स्ट पश्चात आते हैं देवपाल पर। देवपाल धर्मपाल का पुत्र है। प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा के भागों को साम्राज्य में मिला लिया है इसने। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित कर दिया है, मिहिर भोज इससे पराजित हो गया, लेकिन बाद में दोबारा से रिवेंज लेगा और वो कंट्रोल उधर करेगा। मुंगेर को राजधानी बना लिया। मुंगेर कहाँ पर पड़ता है, मुंगेर पड़ता है बिहार में। आपने कभी सुना हो ना, मुंगेर के कट्टे बहुत प्रसिद्ध हैं। मुंगेर कट्टों के लिए, यानी कि जो अवैध हथियार जो बनते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है मुंगेर। इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां चलती थी वहाँ खुलेआम, सरकारों की नाक के नीचे। परम सौगात की उपाधि इसने धारण करी। ठीक है, परम सौगात बना। जगरहार के प्रसिद्ध विद्वान थे वीरदेव, उसको नालंदा बिहार का क्या बना दिया, प्रधान आचार्य यानी कि प्रिंसिपल, डीन घोषित कर दिया उसे। ठीक है, कि आप इसको पूरी यूनिवर्सिटी को आप कंट्रोल करोगे। सुलेमान नामक एक अरबी व्यापारी था, इसने इस राज्य की यात्रा 9वीं सदी के मध्य में करी है। बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक रचयिता ब्रजदत्त को संरक्षण दिया इसने, जो कौन था, बौद्ध था। ये जो लोकेश्वर शतक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश ने अपने दूत कहाँ भेजे, पाल दरबार में, और नालंदा में एक बिहार बनाने की अनुमति मांगी। शैलेंद्र वंश था जो कि अंडमान निकोबार और जो आइलैंड्स वगैरह थे ना, यहाँ पर इनका बहुत अच्छा शासन चलता था। उन लोगों ने इसके दरबार में दूत भेजे हैं और इनसे परमिशन मांगी कि सब अपने यहाँ पर हम एक बिहार बना सकते हैं क्या। इन लोगों ने परमिशन दी है और वहाँ पर बिहार बनाया है। ठीक है, महिपाल प्रथम पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको कहते हैं, क्योंकि पाल वंश जब बीच में कमजोर पड़ा तो महिपाल ने उसे दोबारा से ताकत दी, स्ट्रेंथ दी। 1023 में चोल शासक राजेंद्र प्रथम के हाथों पराजित होना पड़ा इसको। चोल साम्राज्य कहाँ था, जो केरल और तमिलनाडु वाला जो भाग है उसमें चोल साम्राज्य था, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी तरक्की करी है 11वीं सदी में और 12वीं सदी में, तो वो लोग कहाँ तक आ गए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक वो लोग पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उस टाइम पे इन्होंने उनको, सीधी सी बात है, उनके आसपास जब पहुंच गए तो उनको एक दूसरे को चुनौती पेश होगी, इनकी आपस में लड़ाई हुई है। अभी जो आपने मूवी आई है PS2, पहले PS1 आई थी और अब आई है PS2, पोनियन सेल्वन। ठीक है, तो आप ये जो मूवी देखें, ये मूवी चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। ओके, बौद्ध भिक्षु थे आतिश, उसके नेतृत्व में धर्म प्रचार मंडल कहाँ भेजा है इन्होंने, तिब्बत भेजा है। तिब्बत आज किसके कंट्रोल में है, तिब्बत आज है चाइना के कंट्रोल में। चीन भारत से जो लगता हुआ वाला एरिया है ना, जहाँ पर विवादग्रस्त अपने चीन और भारत के बीच में जो विवाद चलते रहते हैं सीमा को लेकर के, वो किसका एरिया था, तिब्बत का एरिया है। और तिब्बत में जो दलाई लामा है वो कौन है, बौद्ध धर्म के गुरु हैं। ठीक है, तो उनको तिब्बत से निर्वासित कर रखा है और भारत के हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में एक जगह पड़ती है मकलोडगंज नामक जगह पड़ती है धर्मशाला में। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और मेरे हिसाब से आपको अपनी जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, इनको थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। और ब्रॉड किस कब होंगे, जब आप पाठ्यक्रम से बाहर निकलेंगे तो आपके विचारों को गति मिलती है। ठीक है, ये महिपाल प्रथम हो गया। इसके पश्चात में आ जाते हैं, यानी उनका तो साम्राज्य कंप्लीट हो गया, पाल शासकों की वंशावली हो गई। उसके बाद में ये वंश समाप्त हो जाएगा, इसकी जगह पे दूसरा वंश आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम गुर्जर प्रतिहारों पर।
गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई है। मंडोर को भी प्रतिहारों का वो बताते हैं स्थान, जो जोधपुर में मंडोर पड़ता है उसे प्रतिहारों का स्थान बताते हैं जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इनको कुछ अभिलेखों में द्वारपाल कहा गया है। द्वारपाल यानी कि पहले जिन शासकों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग इनको द्वार पर खड़ा रखते थे और द्वारपाल के काम दिए जाते थे इनको। एक इनके बारे में जो मत है वो है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से कौन कौन हुए? चौहान हुए, प्रतिहार हुए, परमार हुए और चालुक्य हुए। ये तो हो गया अग्निकुंड सिद्धांत। अब जो इतिहासकार हैं, गौरी शंकर ओझा है, ठीक है, इस प्रकार के जो भारतीय इतिहासकार हैं उनके इनके बारे में अलग मत है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो चौहान और गहड़वाल थे वो क्या थे? इनके सामंत थे। चौहान, गहड़वाल और चंदेल, ये लोग इनके सामंत हुए, ठीक है। अब इनके बारे में कोई भी इतिहास में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि मतलब क्या था। कुछ लोग इनको राजपूतों में भी मानते हैं, लेकिन गुर्जर प्रतिहार अपने आप में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। और लक्ष्मण जो थे राम के छोटे भाई, हाँ, लक्ष्मण जो छोटे भाई थे वो क्या अपने भाई के भारी तो खड़े रहते थे कुटिया के, वो द्वारपाल की तरह काम कर रहे थे अपने भाई के साथ में। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण के जो वंशज हैं इनको द्वारपाल कह दिया गया है, ठीक है। तो इनको लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया कई ग्रंथों में। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये जो प्रदेश है गुजरात वाला, इसको गुर्जरा प्रदेश बोलते थे। गुर्जरा प्रदेश पर इनका शासन था इसलिए इनको गुर्जर बोला गया, ये भी मत है, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री जो है वो मतों के आधार पर ही चलती है, और मत ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एक इंसान का हो। बहुत सारे जो इतिहासकार हुए, कवि हुए, लेखक हुए, वो सारे अपने अपने मत देते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक जो लगता है कि हाँ ये तो चीज पॉसिबल है, ये चीज हुई होगी, उसको लेकर के इतिहास में चला जाता है, ठीक है। संस्थापक इसके हरिश्चंद्र थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था, शक्तिशाली जो राजा हुआ, वो नागवट प्रथम हुआ। नागवट प्रथम 730 से 756 इसका काल रहा, और ग्वालियर प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है? मलेच्छों का शासक। जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किसकी है? वो है मिहिर भोज की। मिहिर भोज ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई ग्वालियर में, ठीक है। इसमें नागभट्ट शासक जो है उनको वास्तविक संस्थापक बताया गया, और मलेच्छों का नाशक बताया। मलेच्छ कौन थे? जो अरबी आक्रमणकारी थे, जो अरब से जो लोग आक्रमण करते थे, पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते थे, उन पर ये लोग आक्रमण करते थे क्योंकि इनका रेगिस्तान पर कब्जा था, ठीक है। तो इन्होंने, ये कौन है? मलेच्छों के नाशक हैं। पश्चिमी भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी है। पश्चिमी भारत के साथ साथ में वो उत्तरी भारत को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। इसके पश्चात में वत्सराज हुए। वत्सराज ने क्या किया? कन्नौज का जो संघर्ष है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंद्रायुध को पराजित करके उसको शासक नियुक्त किया। वत्सराज ने पाल वंश के धर्मपाल को हराया। राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था उसने वत्सराज को पराजित कर दिया है, और ध्रुव ने इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को क्या बना दिया? शासक कन्नौज का। वत्सराज की मृत्यु हो गई, उसके बाद नागवट द्वितीय गद्दी पर बैठा, और नागवट द्वितीय कुछ टाइम के लिए रहा। उसके बाद में जो रामभद्र था, किसका पुत्र? नागवट द्वितीय का। 833 से 836 तक ये बीच में शासन रहा। इनका ज्यादा उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि इनके टाइम पर ज्यादा कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए नहीं, ठीक है। और हमें सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है कि जो इतिहास में रिलेवेंस रखती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हों या आ सकते हों। इस प्रकार की चीज, रेलेवेंस वाली चीज हमें पढ़नी है, यानी होने को इतिहास इतना बड़ा है कि अपन उसको कवर कर ही नहीं सकते, कभी लाइफ टाइम पढ़ते रहो। उसके पश्चात आते हैं मिहिर भोज। जो क्या राम भट्ट थे? हाँ, रामभद्र। रामभद्र के बाद में आते हैं मिहिर भोज, ठीक है। ये मिहिर भोज है, एक बहुत महान शासक हुए। इनका, ये भगवान विष्णु के उपासक उपासक थे। इन्होंने आदि वरा और प्रभास की उपाधियां धारण करी, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और कम से कम 100 सवा सौ साल तक प्रतिहारों की राजधानी क्या रहा? कन्नौज। यानी उत्तर भारत पर पूरा कंट्रोल किसका रहा? प्रतिहारों का। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे गुर्जर प्रतिहारों का जो रेड वाला ये जो पूरा एरिया है ये कितना बड़ा है। यानी पूरे इधर सिंध तक, इधर मुल्तान तक, इधर हिंदू कुश तक, पूरा कश्मीर को छोड़ करके पूरे राज्य पर इनका कंट्रोल है। उत्तर भारत, बीच में विंध्याचल को से नीचे अलग है, राष्ट्रकूट हैं, और भी चोलाज हैं, पांड्याज हैं, चालुक्य हैं, इनका वंश चल रहा है, ठीक है। पाल शासक देवपाल को, और राष्ट्रकूट जो शासक थे ध्रुव, ठीक है, उससे इनको पराजित होना पड़ा।
ग्वालियर अभिलेख में मीर भोज की उपलब्धियों का वर्णन है, क्योंकि उन्होंने खुद की प्रशस्ति वहां पर लिखवाई है। कलहड़, कलहड़ की राजतरंगिणी और अरबी यात्री जो सुलेमान थे, उसके विवरणों में मीर भोज की उपलब्धियों का वर्णन है। ये मीर भोज की आपको प्रतिमा बहुत सारी जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। और चौहान भी इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं कि ये राजपूत शासक था। अब काफी जगह पर राजपूत इन दोनों को कहा गया, और लेकिन किसी स्थान पर ऐसा भी लिखा गया है कि जो चौहान है वो इनके सामंत हैं, ठीक है। अब किस बात को सच माने। इसके पश्चात में महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक शासक रहा, ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक जो थे इंद्र तृतीय, जो अंतिम शक्तिशाली राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र तृतीय, उसको क्या किया, इसने पराजित किया है। अंतिम आते फिर महिपाल प्रथम, इसने बगदाद निवासी जो अल मसूदी है उसके काल में भारत आया था 915-16 में। उसने क्या बोला, गुर्जर प्रतिहार को अलगुजर नाम से इसको परिभाषित किया है, और राजा को बोरा कहा है उसने। किसने? अल मसूदी। कहाँ से आया था? इराक से आया था। इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। ओके। महान जो दरबारी हैं राजशेखर, उसने आर्यवर्त का महाराज अधिराज कहा है। राजशेखर महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में रहा, यानी बाल कवि, यानी पहले बाल कवि था राजशेखर, तो महेंद्रपाल के टाइम पे भी रहा और महिपाल के टाइम पे भी रहा, और उसने अनेक रचनाएं करी, ठीक है। इनका गुरु भी रहा वो। गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम और उनके बेटे महिपाल के गुरु भी थे और मंत्री भी थे। उनकी पत्नी विदुषी थी, अवंती सुंदरी। राजशेखर ने कौन कौन सी रचना करी? काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विशाल भंजिका, भुवन कोश, हरिविलास, यानी बहुत जो साहित्य के रूप से जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो किसके टाइम पे हुआ है? हुआ महिपाल के टाइम पे। इससे पहले मिहिर भोज के टाइम पे भी स्थापत्य और साहित्य दोनों में बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें रस अलंकार से संबंधित ग्रंथ है, और प्रधान जो विषय है उसमें कवि शिक्षा है। ओके। महिपाल के बाद में महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायकपाल सेकंड, महिपाल सेकंड, विजयपाल, ये बहुत कमजोर शासक हुए। इसके बाद में किसके अटैक यहाँ पर होने लगे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के अटैक होने लगे, यानी बाहर के लोग अब यहाँ पर आने लग गए हैं दोबारा से। पहले अरबी आने लग गए, अब अफगान आने लग गए हैं, तुर्क आने लग गए हैं, ठीक है। तो 1018 ईस्वी में आक्रमण किया है। और महमूद गजनवी का जो उल्लेख है वो 17 बार आक्रमण का मिलता है। 17 बार उसने आक्रमण किया, और सबसे ज्यादा उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? समुद्र तट पर गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसको बहुत बार इसने लूटा है। 1018 में महमूद गजनवी ने राज्यपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया है। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल गजनवी फिर दोबारा आया है। अब बीच में उसे कौन मिला है? बीच वाले एरिया में फिर कौन मिल गया? त्रिलोचन पाल मिल गया, उसने फिर पराजित कर दिया। गुजरात में इनका शासन है ही है, और गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर को लूटने आ रहा है, तो इनको पराजित करने के बाद भी वहां लूटपाट कर पा रहा है ना। अंतिम शासक इसका यशपाल था। अब इनके बाद में क्या हो गया ना, विघटन हो गया गुर्जर प्रतिहार का। कैसे कैसे हो गया? कुछ एरिया चंदेलों ने ले लिया, इनके सामंत है, कुछ एरिया चौहानों ने ले लिया, कुछ गहड़वालों ने ले लिया। अब गहड़वाल वंश कहां पर स्थापित हो गया? वो हो गया कन्नौज पर। गहड़वाल वंश हो गया कन्नौज पर। जब आप तराइन का युद्ध पढ़ेंगे, तो जयचंद नाम आता है। गद्दारों के लिए मोस्टली जयचंद नाम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत के इतिहास की जो दशा है वो कहां से बदली है? वो बदली है इससे, 1192 के तराइन के सेकंड युद्ध से। तो जिसमें कि किसने धोखा दिया है? वो दिया जयचंद ने। इसको इससे बदला लिया है पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि वो संयोगिता को अपहरण करके ले गया था उसकी सभा से। इस प्रकार की कहानियां, किंवदंतियां चलती हैं। गैड़ वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर दिया और गुर्जर प्रतिहार वंश का समापन हो गया। और इनके टाइम पर कई महान इतिहासकार हुए। शिशुपाल वध के रचयिता महक का नाम इसमें प्रमुख है। राजशेखर ने बाल कवि से लेकर फिर राजकवि तक पद संभाला। कर्पूर मंजरी संस्कृत नाटक बाल रामायण का अभिनय हुआ है। प्रतिहार काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया, लेकिन उसके बाद में अपभ्रंश में बाद का साहित्य आता है, क्योंकि हर काल में भाषाओं का क्या होता रहा है? भ्रंश होता रहा है, कुछ ना कुछ क्षति होती रही है। तो संस्कृत और प्राकृत पीछे छूट गई हैं, और अब भ्रंश भाषा आगे चली है। गुर्जरी अपभ्रंश, फिर सौरसैनी अपभ्रंश, इस प्रकार से राजस्थानी भाषा का प्रादुर्भाव यहाँ से हो जाता है। समाज में वैष्णव और शैव दोनों मत के लोग हैं। गुर्जर प्रतिहार बात अपने क्या बदलते रहते हैं? इष्ट देव बदलते रहते हैं, कभी शिव को भी मान रहे हैं, कभी विष्णु को भी मान रहे हैं। भोज प्रथम के भगवती के उपासक होने के प्रमाण मिले, लेकिन उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाया है, ठीक है। बट दक्षिणी देवी के लिए भी दान दिए। गुर्जर प्रतिहार का मुख्य जो धर्म है वो पौराणिक हिंदू धर्म है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत का गहरा असर था।
विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती थी। कई मंदिर बनवाए। कन्नौज में चतुर्भुज विष्णु का मंदिर, विराट विष्णु की अत्येक सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करी। कन्नौज के सम्राट वत्सराज, महेंद्रपाल द्वितीय और त्रिलोचन पाल जो थे वो शिव के उपासक थे। उसके अलावा विष्णु के उपासक हैं। महाकाल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो इन्होंने बनवाया। बुंदेलखंड में अनेक शिव मंदिर बनवाए। अब मैं आपको एक बताता हूँ, बटेश्वर नामक स्थान पड़ता है एक, बटेश्वर नामक स्थान पड़ता है आगरा के पास, आगरा व ग्वालियर के बीच में। ठीक है, आप कभी वहां घूमने जाएं या फिर आप कभी गूगल सर्च करके देखें तो वहां पर बहुत बड़ा विशाल मंदिरों का समूह है जो कि प्रतिहार शासकों के टाइम का है। ठीक है, और उन पर काफी बार आक्रमण हुए, इन मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन एक मोहम्मद मोहम्मद करके, एक पूरा नाम मुझे उनका याद नहीं है, मोहम्मद करके क्या है उसमें जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जीएसआई में, उन्होंने इसका पूरा जिम्मा लिया। आर्कियोलॉजिकल में, एएसआई में, ठीक है सॉरी, एएसआई में है, चीफ थे, उन्होंने इसका पूरा जिम्मा लिया और उन सारे मंदिरों को एक एक पत्थर को जोड़ करके उन मंदिरों को वास्तविक रूप दे दिया है। ये चीज आपको बहुत देखने योग्य है। अगर आप कभी घूमने जाएं तो भी देखें, और नहीं जाते हैं घूमने तो आप एक बार उसको गूगल सर्च करके जरूर देखें कि क्या काम उल्लेखनीय हुआ है। ये मिहिर भोज के काल का सिक्का है। ये इन्होंने एक मंदिर बनवाया विष्णु का, इस प्रकार से विष्णु की मूर्तियां हैं। ठीक है, यानी इनका स्थापत्य और साहित्य में बहुत अच्छा योगदान रहा। उसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। राष्ट्रकूट दक्षिण का राज्य था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में दक्षिण पथ के विभिन्न भागों में चालुक्यों के राज हुआ करता था। और चालुक्यों के राज में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें से कौन निकले? राष्ट्रकूट। 752 में चालुक्य शासक कौन है? कीर्ति वर्मा। उसका सामंत है दंती वर्मा, दंती वर्मा या दंती दुर्ग। उसने क्या कर लिया है? कर्नाटक के मान्य खेत पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। ठीक है, इनको मान्य खेत के चालुक्य भी कहते हैं। तो मान्य खेत के चालुक्यों को हरा करके उसने अपना अलग राज्य बना दिया है, जिसको क्या बोला है? राष्ट्रकूट बोला गया। दंती दुर्ग ने कब करी है? 752 में इसको स्थापना करी है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्वतंत्रता है वो किसकी बदौलत है? वो है दंती दुर्ग की बदौलत। इंद्र की भवनागा नामक चालुक्य राजकन्या से उत्पन्न पुत्र था, यानी चालुक्यों की संतान थे। दंती दुर्ग ने उज्जैन को जीतकर हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया। इसका उल्लेख हमने किसी पहले एक वैदिक में अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें हिरण्य गर्भदान एक बार अपन को पढ़ने में मिलता है। प्रतिहार राजा द्वारपाल की भूमिका निभाई, यानी जब प्रतिहार पहले कमजोर थे तब इनके यहाँ पर द्वारपाल की तरह थे। यानी जब इसने यज्ञ किया था, यानी वो छोटे शासक के रूप में थे, तो राष्ट्रकूटों के यहाँ पर उन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। ओके, ये जो राष्ट्रकूट एम्पायर है आप देखें नीचे किधर, यहाँ नीचे चोल, पल्लव, चालुक्य, ये सब इनके कंट्रोल में इधर अब आ गए। ये बीच में मान्य खेत है कर्नाटक में, बेंगलोर के पास में। ठीक है, इधर ये बरार महाराष्ट्र, इधर ये एलोरा केव्स। ठीक है, एलोरा, अब अजंता, ये सारे केव्स के, एलोरा के जो कैलाश के मंदिर हैं, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारा इनके काम में टाइम हुआ। इधर ये धार के परमार हैं, इधर ये मालवा रीजन है, इधर ये बीच में चंदेल है, ग्वालियर, यानी कन्नौज तक इनका शासन रहा। और इनकी बहुत अच्छी शक्ति बीच में आई। 750 से 900 के बीच में बहुत शक्तिशाली रहे, प्रभावशाली रहे। कृष्ण प्रथम 756 से 773 तक शासक रहा। उसने बादामी के चालकों का अंत किया। गगनवंशी शासक श्री पुरुष को परास्त करके मान्यपुर या मान्य खेत पर अधिकार किया और उसको दोबारा से भी बसाया। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने केलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाए। आप एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ये इसलिए ज्यादा रिलेवेंस है इनका क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है बहुत बहुत तगड़ी स्थापत्य का उदाहरण है। क्योंकि चट्टानों को काट करके, पूरे किसी पर्वत को काट करके एक मंदिर निकाला गया है, उसमें मंदिर बनाया गया है। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, यानी एक चट्टान है उसको पूरा काटा गया है, उसके अंदर से इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपने महाराष्ट्र में। ध्रुव शासक हुआ। ध्रुव ने किसको पराजित किया था? प्रतिहार शासक वत्सराज को। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है। इसकी उपाधियां निरुपम है, काली वल्लभ है, धारावर्ष है। इसको ध्रुव धारावर्ष भी कहते थे। गंगराज और कांची के पल्लव इसने पराजित किए। गोविंद तृतीय ने, इसके बाद में गोविंद तृतीय हुआ 793 से 814 में। केरल के पांड्य चोल राजाओं को इसने चुनौती पेश करी, उनसे युद्ध करिए। अम्मुक वर्ष 814 से 878 तक एक बहुत लंबे समय तक शासक रहा। उसने मान्य खेत नगर को दोबारा से बसाया
और उसे अपनी राजधानी बना लिया। मान्यखेत के चालुक्यों को पराजित करके तो इन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी है, लेकिन मान्यखेत को एक नगर के रूप में विकसित इन लोगों ने किया है और उसे अपनी राजधानी बना दिया है। मान्यखेत कहाँ पर है? यह है बेंगलोर, कर्नाटक के पास में। ठीक है। अमोघवर्ष के दरबार में कविराज मार्ग काव्य ग्रंथ, आदि पुराण का लेखक जिनसेन, यानी इनके दरबार में इन्होंने बड़े बड़े लेखकों को, इतिहासकारों को संरक्षण दिया। कौन कौन है उसमें? कविराज मार्ग नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया है। आदि पुराण के जो लेखक हैं जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन। इनको अपने इस दरबार में शरण दी है। जैन मतानुयायी हो चुका था, इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन फिर भी एक अवसर पर इसने महालक्ष्मी को अपने बाएं हाथ की उंगली अर्पित कर दी थी। यानी अपनी बाएं हाथ की उंगली किसके लिए अर्पित करी है? महालक्ष्मी देवी के लिए अर्पित कर दी है। ठीक है। इसको शिव और दधीची जैसे पौराणिक व्यक्ति से तुलना कर दी गई है। कैसे? शिवी नामक एक साधु हुए थे और दधीची भी एक थे। जब एक बार देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था, तो देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ठीक है। राक्षस आते थे, उनको लूट ले जाते थे, उनको मारते थे, उनके पे बहुत अत्याचार करते थे देवताओं पर, उनको बंदी बना लेते थे। इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तो अब दधीची ने अपने सारे शरीर को त्याग दिया, अपने प्राण उत्सर्ग कर दिया और कहा मेरी हड्डियों से अस्त्र बना करके इन असुरों से सामना करो। तो दधीची से इसकी तुलना क्यों करी गई है? क्योंकि इसने अपनी उंगली काट करके दे दी है। किसके लिए? महालक्ष्मी देवी को अर्पित की है। ओके। कृष्ण द्वितीय 878 से 914 तक शासन रहा। प्रसिद्ध जैन आचार्य गुणचंद्र उसके गुरु थे। पुत्री का विवाह चोल शासक आदित्य प्रथम से कर दिया है। यानी कि इनके जो वैवाहिक संबंध है वो चोल साम्राज्य से। चोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर है, धीरे धीरे वो अपने उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। इनके पतन के बाद में चोल शासक जो क्या बहुत अच्छी तरीके से उनका साम्राज्य विस्तार होगा और वो काफी पूरे दक्षिण वाला एरिया कंट्रोल में अपने ले लेंगे। कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी में रहा। उपाधियां क्या है इसकी? अकाल वर्ष, वल्लभ नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ और कांचीयम तंजे कोंड। कांची नीचे एक स्थान पड़ता है साउथ में, और एक पड़ता है तंजावुर। तंजावुर पड़ता है, इसको तंजौर भी कह देते हैं। ठीक है। यहाँ के जो शासक थे उनका इन्होंने संहार किया, कांची और तंजौर के, इसलिए इनको कांचियुम और तंजेम कोंड कहा गया है। ओके। चोल शासक है परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट है कृष्ण तृतीय। इनके मध्य में तकोलम में युद्ध हुआ है। ठीक है। राष्ट्रकूट सेनापति कौन है? मंगलेर और गंगराज। इसने क्या किया? चोल राजा की हत्या कर दी है। ठीक है। जिस प्रकार से राजस्थान के इतिहास में अनेक जैसे जैता कुंपा और आलौद गोरा बादल, इस प्रकार से काफी सेनापति फेमस रहे, उस प्रकार से राष्ट्रकूटों में मंडलेर और गंगराज ये बहुत फेमस सेनापति हैं। इन्होंने जो चोल शासक है कौन? परांतक प्रथम, उसकी हत्या कर दी है युद्ध में पराजित करने के बाद में। कृष्ण तृतीय ने पांडे, केरल और श्रीलंका के शासकों को पराजित किया है। 963 में परमार शासक सियक को पराजित करके उज्जैनी पर अधिकार कर लिया है। किसने? कृष्ण तृतीय ने। लेकिन और इसी जगह पर क्या कमजोर होने लग गया है? ये जो प्रतिहार है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे हैं। उज्जैन उनके हाथ से निकल गया। उज्जैन का जो प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है वो किसने बनवाया है? वो बनवाया प्रतिहारों ने। ठीक है। अब इनके काल में जो साहित्य और स्थापत्य कला, उसमें क्या क्या काम हुए उनको थोड़ा देखते हैं। कन्नड़ भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया, संरक्षण प्राप्त हुआ। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग है। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग कन्नड़ साहित्य का ग्रंथ लिखा। त्रिरत्न पंप ने आदि पुराण लिखा। पोन ने शांति पुराण लिखा। रन्न ने अजित पुराण लिखा। ये सारे कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था, पूरी शिला को काट करके शैल मंदिर किसने बनवाए हैं? एलोरा के, वो बनवाए कैलाश मंदिर। ठीक है। कृष्ण प्रथम ने। संपूर्ण मंदिर को एक ही पाषाण काट कर बनाया गया है। गोवर्धन पर्वत धारण की कृष्ण की मूर्ति है। रावण की खाई है, दशावतार है, महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा की मूर्तियां हैं। यानी कि सारे जितने भी कृष्ण हुए, शिव हुए, विष्णु हुए, दुर्गा हुई, लक्ष्मी हुई, इन सबकी मूर्तियां उसमें हैं। ठीक है। आप ये देखेंगे इस प्रकार से उसमें मूर्तियां दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं। एलिफेंटा की जो गुफा है 9वीं सदी में चालुक्य सामंतों ने करी, और शिव की एक बहुत अनमोल कृति, एक अनमोल मूर्ति। ये मूर्ति आपको छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी विशाल मूर्ति कहाँ पर है? ये किसमें है? एलिफेंटा केव्स में।
ठीक है, इस प्रकार से ये केव्स हैं और इनमें ये मूर्ति है। एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। इनमें बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से रिलेटेड मूर्तियां और इनके जो अभिलेख हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो क्या है, अब अपना प्राचीन जो भारत का इतिहास है वो किसके, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के साथ में और राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इनकी हमें पढ़ने के पश्चात ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, साउथ के जैसे कुछ बड़े बड़े साम्राज्य हैं, चोल हैं, पांडे हैं, इनको हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम दिल्ली सल्तनत पर आ जाएंगे और वो आ जाएगा हमारा मध्यकालीन भारत। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय जरूर प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।